अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में अमन का दाई बनने वाला जो भारत है, इसका इंतहा पसंद चेहरा अब सारी दुनिया ने देख लिया है। ये सामने आ गया और अब ये वाज़ेह हो गया है कि भारत वाकई में अमन नहीं चाहता है। वो आर्मी जिसके जवान अच्छे खाने को तरसते हैं, सोशल मीडिया पर शिकायतें करते नज़र आते हैं, और वो फ़ौज जिसकी गैर पेशा वाराना तरबियत और गैर पेशा वाराना रवैये की वजह से जो भारतीय माएँ हैं ये अपने बच्चों को फ़ौज में नहीं भेजना चाहती हैं, उस फ़ौज के आर्मी चीफ जैसा बड़ा ओहदा रखने वाले शख्स ने धमकी आमेज़ बयान देते हुए अपनी छोटी जहनीत का सबूत दिया है। भारतीय आर्मी चीफ ने इंतहा गैर ज़िम्मेदाराना बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसकी ज़बान में समझाने का वक्त आ गया है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी भारत ऐसी शोखियों से दुनिया भर में अपना मजाक बनवाता रहा है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की सूरत में हो या कोई दीवाने का ख्वाब हो। हकीकत असल में ये है कि कुलभूषण यादव का एतराफ़ी बयान भारत के मुंह पर तमाचे के मुतरादिफ है, जो कि ये साबित करता है कि भारत एक दहशतगर्द सोच रखने वाला मुल्क है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से बहुत बार मुज़ाकरात की दावत दी गई, लेकिन इसको कभी मुंबई हमलों, कभी पठानकोट हमलों की आड़ लेकर इसका बहाना बनाकर ठुकराया गया, और ये साबित करता रहा भारत कि भारत वाकई खित्ते में अमन नहीं चाहता। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर पाक फौज के तर्जुमान ने बड़ा संजीदा और मुस्बत बयान दिया। DGISPR ने अपने बयान में कहा कि हम तो अमन चाहते हैं, लेकिन जो अमन की हमारी ख्वाहिश है इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अमन को ख़राब नहीं होने देंगे। सवाल यह है कि भारत की जानिब से हमेशा पाकिस्तान की जो अमन की कोशिशें हैं, मुज़ाकरात की दावत देना है, भारत हमेशा इसको सबोताश क्यों करता है, और फिर दुनिया में अमन पसंदी का रोना क्यों रोया जाता है, क्यों ये रोना पीटना मचाया जाता है। भारत की जानिब से अमन मुज़ाकरात को नाकाम करने से फ़ायदा किसका होता है। भारत का दोगलापन अब खुलकर दुनिया के सामने आ चुका है। भारतीय आर्मी चीफ की धमकी से पहले पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात के तातुल को फिर से शुरू करने के जवाब में भारत ने पहले तो हामी भरी, लेकिन फिर बग़ैर किसी ठोस जवाब के इस मुलाकात के जो डायलॉग्स होने जा रहे थे UN में, इस मुलाकात को मनसूख कर दिया, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर तमाम मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल नहीं करना चाहता। सवाल यह है कि भारत के सर्द रवैये के बाद खित्ते में अमन कैसे होगा, क्या आलमी ताकतें इसमें अपना कोई रोल प्ले कर पाएंगी। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भारत की जो दोगलापन है, ये जो रवैया है इंतहा पसंदाना, इसको UN के इजलास में क्या वो उठाएंगे, इसको उठाना चाहिए। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ ज़फ़र इलाली साहब हैं, कराची स्टूडियो से, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, और सीनियर तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब, ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। जनरल साहब, ऐसे मौके में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया, कोई दोनों जानिब से कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है, कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या पेश नहीं आया, तो हमने देखा कभी सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा रचाया गया, ख़ुद उनकी भारतीय पार्लियामेंट में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठी कि आपने तो भारत को पूरी दुनिया में तमाशा बना दिया है। अब जो बाद में ये चीज़ें खुलकर सामने आई कि वो जो सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी ड्रामा था, वो सिर्फ आर्मी का उनकी प्लान नहीं था, वो उसमें भारतीय सरकार का भी पूरी उसमें प्लानिंग मौजूद थी। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या भारतीय आर्मी चीफ के इस बयान को संजीदगी से लेना चाहिए जनरल साहब? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि भारतीय चीफ बेशक इस बयान देने में संजीदा ना हो, लेकिन दो न्यूक्लियर पावर्स के जो आर्मी चीफ्स हैं वो इस किस्म का बयान बिल्कुल नहीं देते, और अगर दिया गया तो इसको मेरा ख्याल ये कि ना सिर्फ ये कि UN में नॉर्मल इसको उठाया जाए जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर उठाएंगे, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाए और उनको ये बताया जाए कि आप देखिए, क्योंकि ये तो ओपन धमकी है ना, जंग की धमकी है, इसमें तो कोई लगी लिपटी बात उन्होंने की नहीं है। एक चीज़ जो आपने मैं ऐड कर दूं, जो DGISPR ने एक बात और भी कही है, जब उन्होंने ये कहा है कि हम एक एटमी ताकत है और हम जंग के लिए तैयार हैं, ये भी उन्होंने उसमें ऐड किया है। और मैं चूँकि डिप्लोमेट नहीं हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 बातें ऐड करना चाहूँगा जी प्लीज़। पहले तो ये हमें देखना चाहिए कि वो किस दबाव में है भारत, जो वो इस किस्म की बातचीत कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि US और भारत का जो गठजोड़ है उसमें अमेरिका उनसे ये तवक्को रखता है कि अगर उन्होंने इस खित्ते का पुलिसमैन बनना है
तो कोई ऐसी पुलिसमैन वाली बात करके दिखाएं जिससे पता चले कि उनका यहाँ पर इतना अमल दखल है कि वो पुलिसिंग कर सकते हैं। एक तो वो प्रेशर है, फिर आपको पता है उनके इंतखाबात होने हैं, उनका अपना इंटरनल प्रेशर है, इस किस्म की बातचीत हो सकती है। लेकिन मैं जो बात बावर करवाना चाहता हूँ वो ये है, अपनी एक तो ये है कि जिस कौम को वो ललकार रहे हैं, जिस फ़ौज को वो ललकार रहे हैं, और जो उनकी फ़ौज है और जो उनकी बैकिंग है, वो आपने उसका थोड़ा सा जिक्र कर भी दिया है, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। लेकिन एक दो चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए। नंबर एक कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंस है वो सिक्का बंद है और उसमें कोई स्पेस नहीं है। ये सुन लें उनके जो भारतीय जर्नैल हैं कि अगर उनका ये ख्याल है कि किसी सर्जिकल स्ट्राइक की या छोटे मोटे ऑपरेशन की जगह बची हुई है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये फुल स्पेक्ट्रम टोटल डिटरेंस है और जंग छेड़ने का शायद ऑप्शन उनके पास हो, लेकिन इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा और किस नहज पे लेके जाया जाएगा ये ऑप्शन उनके पास नहीं होगा, ये इंशाल्लाह हमारे पास होगा। और जो हमारा सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी है वो सिक्का बंद है, और अब सिर्फ हमले अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़मीन और फ़ज़ा से नहीं होंगे बल्कि समुंदरों से भी होंगे। प्रॉपर ट्रायड है। और ये भी उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज़ को रिजेक्ट करता है। तो ये सारी बातें वो ज़हन में रखें, इस बात को नज़र में रखें कि उनके कितने सिपाहियों ने अपने अफसरों को कत्ल किया है, कितने सिपाहियों ने खुदकुशी की है, और अभी जो आप बयानात दिखा रही थी कितने और किस फौज को वो और किस कौम को ललकार रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको रिव्यू करना चाहिए। बाकी मर्जी उनकी है, अगर वो शुरू करेंगे तो वो देखेंगे कि ख़त्म इंशाल्लाह हम करेंगे। सही। हिलाली साहब, एक और बड़ी आम बात कि अमेरिका और भारत के भी एक है, जिस तरह भारतीय आर्मी चीफ ने आज कहा कि एक बार फिर से इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान जो है ना वो दहशत गर्दों के जो ठिकाने ख़त्म करे। अमेरिका और भारत की ज़बान में कोई फ़र्क नहीं है। अमेरिका भी हमेशा डूमोर का मुतालबा करते हुए यही अल्फाज पाकिस्तान के साथ दोहराता है। और जब खासकर जब दो ममालिक दोनों एटमी ताकतें हों, तो क्या कोई मुल्क अफोर्ड कर सकता है एटमी ताकत होते हुए जंगों की धमकियां देना? अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, धमकियां तो मिल रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि ये धमकियां शाजिया क्यों और कैसे आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, 3 एग्रीमेंट्स हैं जो इन्होंने साइन किया है हिंदुस्तान ने। 2 है अमेरिकनों के साथ, एक है ईरान के साथ और एक है अफगानिस्तान के साथ। वो एग्रीमेंट्स ये हैं कि इन तीनों मुल्कों के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है। और अमेरिका के साथ एक और एग्रीमेंट है, वो ये है कि हम आपको इनरिच यूरेनियम बेचेंगे जिससे आपके इंडिजिनस प्रोड्यूस यूरेनियम जो है उसको आप सिर्फ और सिर्फ बम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब हम आपके सिविलियन यूज के लिए इनरिच यूरेनियम आपको देंगे तो आप अपने इंडिजिनस यूरेनियम के साथ 25 और बम बना सकते हैं। साथ साथ अमेरिका ने हिंदुस्तान को एक इंप्रेशन दिया है कि अगर एक क्विक ब्रीफ इंडिया प्रोवोक्ड वॉर हो और उसकी प्लानिंग ठीक हो और इंडिया की जो फोर्स सुपीरियरिटी है वो इस्तेमाल हो ठीक तरीके से, तो जब तक पाकिस्तान माने हमारा रिएक्शन जो है, जब तक हम बम के लिए जाएंगे या कुछ और करेंगे उस वक्त तक कंट्रोल आ जाएगी। मतलब यह है इंटरनेशनल कम्युनिटी को अमेरिका जो है घेर के कहेगा नहीं, पाकिस्तान पे कहो कि तुम बम नहीं कर सकते, ये जंग खत्म करो, और उस शॉर्ट टाइम में इंडिया अपना मकसद पूरा कर देगा। तो ये एक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इनकरेज कर रहा है इंडिया को इस किस्म की धमकियां देने के लिए। तो देखिए, बात असल ये है कि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस मोदी वैसे ही जीतता है एंटी मुस्लिम स्लोगन पे, तो ये सब चीजें जो हैं इसको इनकरेज कर रहे हैं, फौज को इनकरेज कर रहे हैं। वो जो एग्रीमेंट्स मैंने आपको बात की, और अफसोस से कहना पड़ता है 2 वो एग्रीमेंट्स जो हैं स्ट्रेटेजिक, एक ईरान के साथ है और एक अफगानिस्तान से। ईरान का एग्रीमेंट ये है कि हम पोर्ट्स, आपके जो पोर्ट्स हैं
हार्बर्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको याद होगा साबिक जो फ्रांसीसी सदर थे होलांदे, उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए थे, वो जो तैयारों की खरीदो फरोख्त के बेचने के बारे में जो इन्होंने सारा फ्रॉड किया, करप्शन किया। ये भी प्रेशर है मोदी सरकार पर करप्शन का। हाँ, यही प्रेशर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। प्रेसिडेंट हॉलैंड ने कहा है कि मोदी ने कहा अंबानी से बात करो, अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दो, वो फाइटर्स बनाने के लिए इंडिया में उसके कारखाने में दो, और अंबानी को बताया कि मैं इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो जब उन्होंने देखा कि भाई अंबानी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेकमेंड कर रहा है, तो उसके साथ उन्होंने बात करके एग्रीमेंट कर लिया। दूसरे जो खड़े हुए थे, हालांकि वो हिंदुस्तान फैक्ट्रीज जो हैं, जो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज हैं, उनको मौका भी नहीं मिला। अब इसके पास क्या बहाना है इलेक्शन जीतने के लिए? खास डिलीवरी भी नहीं हुई है, कोई खास इकोनॉमिक डिलीवरी नहीं हुई है इंडिया में। तो मेरा अपना, और ये शाजिया 4 साल में इसने वो पूरा जो नेहरू का एडिफिस था ऑफ सेक्युलर इंडिया, वो तो तबाह कर दिया है। आर्य साहब, अगर हकीकत तो यह है कि 9/11 के बाद से हम तो खुद हालत जंग में हैं। जिस तरीके से हमारी पाक फौज ने और जो कौम की सपोर्ट थी, जिस तरह से दहशतगर्दी को शिकस्त दी है, तो ये धमकियां शायद हमारे लिए मायने नहीं रखती। जो DGISPR ने बर वक्त जवाब दिया, आपको क्या कहेंगे? और जो सियासतदानों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है कि अब पाकिस्तान का रवैया ये ऐसा ही होना चाहिए इस पर? देखें, पहली बात तो यह है कि वो जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है ना, उसका दौर मेरा ख्याल है 9/11 के बाद से चला गया हुआ है। अब कोई मुल्क डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता, खुसूसन वो मुल्क जो कि एट वार हो एक दूसरे के साथ। और पाकिस्तान ने तो गुज़श्ता 70 साल से एक तजर्बा सीखा है कि आप 50 साल लगाते हैं उनको बॉर्डर के ऊपर, आप उनको गेंदे के हार से, फूलों का हार बना के पहनाते हैं, ताइफे यहाँ से जाते हैं, वहाँ से आते हैं, और एक मैच अगर कलकत्ता में होने लगता है और अगर इंडिया हारने लगता है तो पूरे स्टेडियम में आग लगा दी जाती है, और हालत वहाँ पर ऐसी होती है जैसे पता नहीं ये मैच नहीं हारा, जंग की सूरत हाल है। तो एक तो ये है कि जो कायद आज़म ने बड़ी मज़ेदार बात की थी कि हिंदूज आर इनकोरेजिबल, इसीलिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं, 23 करोड़ मुसलमान जो हैं वहाँ के इंडिया के, वो भी इस वक्त बुनियादी तौर पर मोदी की सियासत से आउट हो चुके हुए हैं। उनका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक ऐसे डेमोक्रेटिक सेटअप में है कि जहाँ टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, अक्सरियत की आमरीयत होती है। अब इस वक्त जिटरी क्यों हुआ है भारत? वजह यह है 2-3 चीज़ें। एक तो यह है कि इलेक्शन बहुत नज़दीक है और इलेक्शन के सामने आपका वोट बैंक एक ही है, और वो है पाकिस्तान से दुश्मनी और हिंदुस्तान से दुश्मनी और मुसलमान से दुश्मनी। क्योंकि जब तक आप मुसलमान से दुश्मनी नहीं करेंगे, आप हिंदू को यूनाइट नहीं करेंगे। हाँ, दूसरी बात जो उन्होंने बात की, बड़ी सही बात की है अपना रियाली साहब ने, कि जो 3 एग्रीमेंट्स हैं ना, अमेरिका, अफगानिस्तान और उसके साथ ईरान के साथ, इसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो रिसेंट कुछ 2-3 हफ्ते की एक सूरत हाल है, वो ये है कि अमेरिका एग्रीमेंट तो कर आया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उसके लिए ये हो गई है कि उसको वहाँ अफगानिस्तान में ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के बगैर वहाँ काम नहीं कर सकता, ना वहाँ पर आगे बढ़ सकता है। 70% एरिया जो अफगानिस्तान का वो तालिबान के पास है, और हालत यह है कि अगर पीसफुल एग्जिट भी चाहे तो पाकिस्तान के बगैर नहीं होता। अब ऐसी सूरत हाल में जो सऊदी अरब को शामिल किया गया है CPEC के अंदर, ये बेसिकली इंडिया के लिए परेशान बड़ी मजबूरी, क्योंकि सऊदी अरब एक तौर पे अमेरिका बहुत बड़ा परेशान हुआ, अमेरिकन एलाई भी है ना, और अगर चाइना वहाँ अमेरिकन और सऊदी अरब, इसका मतलब यह है कि अमेरिकन अप्रूवल शामिल है उसकी यहाँ पर आने की, और जो सऊदी अरब जो रिफाइनरी लगाएगा उस रिफाइनरी में एक्सपर्ट तो अमेरिकन आएंगे। सऊदी अरब के पास अपनी तो कोई रिफाइनरी नहीं है, जहाँ जब ऑयल आएगा वहाँ पहुँचेगा तो सर को तो या आरामको आएगी, या आरामको तो बेचने नहीं दिया था, इसलिए तो बेचने नहीं दिया था। तो इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका जो है उसको रियलाइजेशन हो गई है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को अवॉइड करके ना ईरान के साथ तल्लुकात बनाए जा सकते हैं और ना इंडिया के साथ तल्लुकात अफगानिस्तान में सूरत-ए-हाल बेहतर की जा सकती है, बेहतर की जा सकती है। ये है असल में उनका मसला, इस पर वो बहुत ज़्यादा जिटरी हुए हैं, और वो चाहते ये है कि पाकिस्तान के बारे में एक मिनी वॉर टाइप चीज़ हो जाए, और उस मिनी वॉर में आखिर कोई ना कोई इंटरनेशनल फोर्सेस
जब उसमें पीपिन करें तो फिर हमारा मसला जो है वो बेहतर हो जाए। सही। जनरल जावेद अशरफ काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, भारतीय आर्मी चीफ ने जो धमकियां में इस बयान दिया है और जो पाकिस्तान की जानिब से रवैया है, किस हद तक संजीदा लेना चाहिए भारत की इन धमकियों को? धमकी को तो जी कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्वाइट ऑब्वियस है कि वो अपनी बहाना ढूंढ रहे हैं टॉक से भागने का। इसीलिए ये उन्होंने सोल्जर की लाश की बेहुरमती का एक फजूल सा बहाना बनाया है। और जहां तक आर्मी चीफ की धमकी का ताल्लुक है, वो उनको भी पता है कि इट इज नॉट इजी जंग में जाना जब दोनों तरफ न्यूक्लियर वेपन्स हों, और हमारी फौज कोई उनसे किसी तरह भी ताकत में कम नहीं, क्योंकि हमारी एक बैटल हार्डन्ड आर्मी है। हमारा हर सोल्जर जो है वो पिछले कई सालों से लड़ाई में मसरूफ रहा है और वेल ट्रेंड है, ये इंडिया को भी मालूम है। लेकिन वो इस वक्त थोड़ा सा अपनी पब्लिक को वो दिखाने के लिए ये इस किस्म की हरकत करते हैं। और आपको ये भी लगता है कि कुछ परेशान है भारत जब से नई हुकूमत आई है, खासकर से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो अपनी पहली स्पीच में ही भारत को कहा था आप एक कदम आगे बढ़ाएं, हम आपकी जानिब 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। एक मुस्बत एक रवैया गया है पाकिस्तान की जानिब से, उससे भी इंडिया भागना चाह रहा है। और दूसरा, अभी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे जो सी पैक पर तीसरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर सऊदी अरब की जो बात हुई है, इसका भी प्रेशर है, इसका भी दबाव है एक भारत के अंदर जो इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी दैट इज ट्रू। इंडिया की तो पूरी कोशिश थी कि सी पैक किसी तरह से खत्म हो जाए, सबोटाज हो जाए। और यूं ही ये जैसे वो देख रहे हैं कि इसमें फर्दर तरक्की हो रही है, कुछ और मुल्क ज्वाइन करने लगे हैं, तो दे डोंट लाइक इट। और ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो हर तरह से हमारी मुखालफत करेंगे। लेकिन इसमें एक फैक्टर और भी है कि वो ये है कि उनके इलेक्शन होने वाले हैं। जी हाँ। और मोदी साहब इलेक्शन लास्ट टाइम भी एंटी पाकिस्तान एजेंडे पे जीते थे। वेरी ट्रू। जी, वो किसी तौर पे भी अपना ये एजेंडा छोड़ने को तैयार नहीं होंगे ताकि उनको कांग्रेस के ऊपर ये कैज रहे। इस वक्त इंडियन पब्लिक जो है वो भी काफी ज्यादा एंटी पाकिस्तान है, इसी चीज को वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती उनको इस वक्त सूट नहीं करती। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आप हमारे साथ। प्रोग्राम में जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कभी मुंबई हमलों को लेकर मुज़ाकरात मुअत्तल किए गए तो कभी पठानकोट हमलों का बहाना बनाया गया, और अब जिस तरह के हीले बहानों से काम लिया जा रहा है, क्या इन मसाइल को, इन इश्यूज़ को जनरल असम्बली में उठाना चाहिए, और भारत के पास क्या मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी है जिस पर वो बात करना चाहता है? इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनरल साहब, मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते, ये भारत की जानिब से कोई पहला या नया बयान नहीं है। एक पूरी एक हिस्ट्री मौजूद है, जब भी पाकिस्तान की जानिब से इनिशिएटिव लिया जाता रहा टेबल टॉक्स के लिए, मुज़ाकरात के लिए, भारत ने कोई ना कोई बहाना इसके लिए तराशा। क्या वजह है कि दिल्ली जो है वो इस्लामाबाद को टेबल टॉक के लिए इंगेज नहीं करना चाहता? मुज़ाकरात के अलावा आपको नहीं लगता कि कोई दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता? जी बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ बहुत शद्दोमद के साथ उठाना चाहिए, और मैंने तो एक बात कही थी कि इसको हमें सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक न्यूक्लियर नेबर को इस किस्म की जो है ना धमकी दी जाए। सही। एक और बात जो मैं करना चाहता हूँ, जो आप कह रही हैं कि मुज़ाकरात पर आमादा होगा नहीं होगा, देखिए कई दफ़ा हिंदुस्तान मुज़ाकरात पर आमादा हुआ है। 1947-48 की बात है, उसके बाद 65 की बात है, उसके बाद और मौक़ों पर भी, रन ऑफ कच्छ में भी और आगे भी। तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान सिर्फ उस वक्त मुज़ाकरात पर आमादा होता है जब उसको बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। जब ये कश्मीरी मुजाहिदीन श्रीनगर और पुंछ की तरफ पेशकदमी कर रहे थे तब वो भागे थे और मुज़ाकरात उन्होंने वो करना चाहे थे, यूएनओ में खुद गए थे। उसके बाद 65 में जब उनको मार पड़ना शुरू हुई तो तब उनको ख्याल आया कि वो हम तो जिम खाना में नहीं जा सके, तो ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएँ।
तब उन्होंने मुज़ाकरात की बात की। इसी तरीके से जब भी आप देखें तो मेरा अपना ये ख्याल है, जब तक उनका ये जोम दूर नहीं हो जाता कि वो किसी एडवांटेजेस पोजीशन में है, उनका ये जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि उनको पीछे से थपकी हासिल है अमेरिकन की, और वो समझते हैं कि दोनों तरफ से उन्होंने पाकिस्तान को घेरा हुआ है। हालांकि अभी ऐसा ऐसा हम उस घेराव से अल्लाह के फजल करम से निकल रहे हैं। लेकिन मैं एक पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ हिंदुस्तानी अवाम को, हिंदुस्तानी लीडरशिप को, और वो ये है, देखिए अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँच भी जाता है तो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं जहाँ पर हुकूमतें मौजूद हैं मुसलमानों की। लेकिन अगर हिंदुस्तान सफ़ा हस्ती से मिट गया, जिसके के इम्कानात ये खुद पैदा कर रहे हैं, तो फिर कोई हिंदू राज की जगह नहीं है पूरे दुनिया में। ये चीज़ वो सोच लें जब भी वो कोई कदम उठाते हैं, और ये बात उनको अपने जहन में रखनी चाहिए कि फिर तैयारी रखें इस बात की कि फिर हिंदू राज का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा सफ़ा हस्ती से। कोई बात नहीं, पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचेगा वो देखा जाएगा। ये पैगाम मैं उनको ज़रूर पहुंचाना चाहता हूँ। सही। और ये सब जिन वजूहात की बिना पर ये जो मुज़ाकरात है जिनको मुअत्तल किया है, वो एक जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में पुलिस एहलकारों की हलाकत का मामला, वो जो हलाकतें हैं वो जब मुज़ाकरात का ऐलान हुआ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, उससे पहले का वाक़या 2 दिन पहले का। और जिन पोस्टल स्टैम्प्स की बात की जा रही है, जिन डाक टिकट्स का जिक्र कर रहा है भारत, वो 25 जुलाई को इंतखाबात से पहले छपे थे। तो आपको नहीं लगता कि जो ये लॉजिक्स पेश कर रहे हैं, ये सारे ये जो टेबल टॉक्स का बात हुई, इसके ऐलान से पहले के सारे वाक़यात? और दूसरा ये, आप समझते हैं कि इस पर पाकिस्तान को ये स्टैंड लेना चाहिए कि जो हिंदुस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है, और अगर हिंदुस्तान समझता है कि पाकिस्तान ने जो पोस्टल टिकट्स जो शाया किए हैं और उनमें भारत के जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं उनको दिखाया गया है, तो भारत को चाहिए कि यूएन के जो इंसानी हुकूक कमीशन के इदारे हैं, अगर वो समझता है कि पाकिस्तान गलत कह रहा है, फिर उनको कश्मीर ले जाए ताकि वो साबित कर सके कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, वहाँ पे कोई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही। पाकिस्तान को ये केस उठाना चाहिए वहाँ पर, और बताना चाहिए कि एक पूरी की पूरी नेशन जो है पूरी वो इस हेजेमनी की वजह से भारत के मजालिम को ऐसे तबाह बर्बाद हो रही। जब तक आप भारत को बैकफुट पे लेके नहीं जाते, उस वक्त तक आपको जो है इज्जत से यहाँ जिंदगी गुजारने का मौका नहीं। आपको लगता है कि पाकिस्तान डिफेंसिव पोजीशन पर आकर बयानात दे रहा है? ऑफेंसिव पे आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में देखें ना, आपका जाता क्या है। पहली बात तो ये है, आप क्या इंडिया के साथ कोई तल्लुकात है, तिजारत है कोई कैसी? इंडिया को हमारा पानी बंद कर देगा उस तरीके से, या कोई और रास्ता और कर लेगा? जो उसने करना है वो तो करेगा, और वो करता चला आ रहा है। आपको बुनियादी तौर पर इस वक्त डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव पोजीशन पे जाके खेलना चाहिए, और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। मैं बंदूक की बात नहीं कर रहा, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव वो आपने आज तक नहीं खेली। आप हमेशा ये हुआ है कि इंडिया गया है अक़वाम मुत्तहिदा में, आप भी वहां पहुंच गए। ठीक है, बिल्कुल जी। और ये सब पहले कंप्लीट कर लें आप। मैं एक बात करना चाहूँ। जी 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 अच्छा, जनरल साहब बात कर लें, मैं बात कर लूँ। जी जनरल साहब, बिस्मिल्लाह। जी जनरल साहब जी, एक तो मैं एक चीज़ रिवील करना चाहता हूँ। ये जो 3 पुलिस वालों की मारे जाने की बात है, असल में जो कश्मीर में पुलिस है उसके अंदर कश्मीरी भी शामिल है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हिंदुस्तानी फ़ौज को हुक्म देती है पुलिस को, तो वो उस पर अमल दरामद नहीं करते। तो ऐसे पुलिस वालों को एलिमिनेट करने के लिए वो ये ढोंग रचाते हैं, जैसे कि ये रचाया गया शोपिया में कि उनको ये दिखाया गया कि अगवा किया गया और मार दिया गया। असल में ये खुद उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। और वो जो आप एक बात कर रही थी ऑफेंसिव की और डिफेंसिव की, उसमें औरिया जान साहब तो चूँकि साफ ज़रा है कि पुराना उनका डिप्लोमेटिक, और आपके साथ दूसरे डिप्लोमेट हैं लाली साहब, वो शायद ये बात ना कहें, मैं ये बात खुल के आपको बताता हूँ। जो कुछ हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है, और इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कर रहा है। वो हमारे ऊपर हमला आवर है वेस्टर्न साइड से भी, जबकि वो भेजता है अफगानिस्तान से, वो हमारे ऊपर हमला आवर है। ईस्टर्न साइड पर भी आपने देखा है कि निहत्ते सिविलियंस के ऊपर वो हमला करता है, शहीद करता है। तो ये जो आप डिफेंसिव और ऑफेंसिव की बात कर रही हैं, कम अज़ कम हमारा ये हक बनता है कि जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है हम वो उनके साथ करें। और वो अगर हमने शुरू कर दिया तो ये फिर इनको जगह नहीं मिलेगी छुपने की कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो हमारे साथ किया जा रहा है, क्या हमें हक नहीं है कि वो हम उसके साथ करें? जी बिल्कुल। जी हिलाली साहब, ये मेरा पॉइंट था। जी हिलाली साहब।
देखिए, बात दो तीन है। एक तो ये है कि देखिए, अब आपको ऐसा जवाब देना चाहिए कि पहले तो आप तकरीर में जरूर कश्मीर का मेंशन होता, मगर अब ये कुरैशी को उधर जाके कहना चाहिए मैं सिर्फ कश्मीर के बारे में बात करना चाहता हूं और सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहता हूं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि यूएन हाई कमिश्नर जो है उसको हिंदुस्तान गवर्नमेंट में कहा है कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट है। आपका अपॉइंटेड हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स को कहा है हिंदुस्तान ने कि ये एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है। तो आप देखिए कितना हमारे पास स्कोप है इस चीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब बात असल ये आती है, क्या हम ये करेंगे? और देखिए, माफ करिए, हमारे बड़े अच्छे मुल्क दोस्ती है, हम ईरान के साथ दोस्ती है और मुल्कों के साथ है, मगर ये समझना कि हम वो जो भी चाहें हिंदुस्तान के साथ करें, अपने पोर्ट्स दे दें, स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट साइन करने, जंग में कहें कि हम कोऑपरेट कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कहें इसलिए कि वो मुसलमान मुल्क है। आई एम सॉरी, दैट्स नॉट ऑन। हमें बताना चाहिए कि कौन सा लाइन है जो हम क्रॉस नहीं कर सकते। कोई सा भी मुल्क हो, बताया हमने सऊदी अरेबिया को कि देखिए, आपके टेरिटरी में रह के हम आपको बचाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे सऊदी अरेबिया के लिए। साहब, बात यह अगर गुफ्तगू नहीं करेंगे तो जंगे मसाइल का हल नहीं होती, और अगर लड़ते रहना है तो अगले 70 साल भी लड़ते रहेंगे। क्या फिर इंतजार करेंगे? अभी जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, मोदी की जगह कोई और सरकार आए तो क्या कश्मीर के हालात बदलेंगे? क्या इंडिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे मैं तो समझता हूं कि मोदी के जगह, अच्छा गुड क्वेश्चन, मोदी के जगह जब कोई और था, हालांकि मुशर्रफ सक्सेसफुल नहीं रहा, जाके कोशिश तो की, कुछ प्रोग्रेस तो हुआ, कंपोजिट डायलॉग आगे बढ़ी। बल्कि अब तो हमें सबको पता है, फॉरेन ऑफिस में रहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि हर मसला, सर क्रीक हो, वो टेरिटोरियल सी हो, और जो भी मसले हैं हमारे बड़े में, उनका सबका हल हो गया है, अग्रीमेंट भी हो गई है। अब पावर इनको वो क्या कहते हैं, ओकेजन नहीं मिल रहा है कि ये अनाउंस करें। कश्मीर पे जो ट्रेड का जो हुआ था अग्रीमेंट, बड़ा अच्छा अग्रीमेंट था, खुला ट्रेड, आओ जाओ, ट्रक्स, ये वो, देखिए सबको पता है। मगर हिंदुस्तान को अभी तक, मुशर्रफ को तो था, ही हैड द गट्स, वो तो इतने गट्स उस वक्त डिस्प्ले, हालांकि आई वाज नॉट इन एग्रीमेंट, मैं समझता हूं कश्मीर का फैसला बगैर कश्मीरियों के हो नहीं सकता, नहीं होना चाहिए। दे शुड हैव अ वीटो, वो उनका टेरिटरी है, उनका जमीन है। तो आप समझते हैं कि सरकार के बदलने से कुछ हालात बदल सकते हैं, और ये सब आप एग्री करते हैं इस बात से? बदल सकते हैं जी। देखिए, हर जो भी है अब टेम्पो पे ले गई है ना बीजेपी इंडियन पॉलिटिक्स को। कांग्रेस आए, कोई आए, उसको यही स्टैंड पे रहना पड़ेगा। उन्होंने अपने अवाम के अंदर एक नफरत का ज्वालामुखी जो होता है वो बना लिया हुआ है, उस नफरत से अब वापस नहीं जा सकते। मिशाल मलिक हमारे साथ हैं, ब्रेक से पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिशाल साहिबा। जी वालेकुम सलाम। मिशाल साहिबा, इसमें तो कोई शक नहीं कि भारत जो जुल्म ढा रहा है कश्मीरियों पर, जो उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, जो हक छीन रहा है भारत आपका, पूरी दुनिया को इस पर जो है ना वो देखना चाहिए। भारत जो भी वहाँ पर आप लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है, यकीनन जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें उसके मुताबिक कश्मीरियों को हक़ के खुद इरादियत मिलना चाहिए। लेकिन अब जो भारत की जानिब से धमकियाँ भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग हो सकती है, हम जंग करेंगे, अब कश्मीरी हमारे जो बहन भाई हैं वो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा दोस्ती का हाथ आगे फैलाते हैं कि पीस टॉक्स हो, कोई बात हो, मगर आपने देखा है कि फ़ायदा इन चीज़ों का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कभी भी हिंदुस्तान की नीयत ठीक नहीं रही बायलैटरल टॉक्स के अंदर, और उसमें साल गुजर गए, अब 50 इयर्स हो गए हैं बायलैटरल टॉक्स के। तो हम लोगों ने तो सीख लिया है, कश्मीरी कौम ने, कि हमारी तो कोई आर्मी भी नहीं है जो हमें डिफेंड करे, जिस तरह माशाल्लाह पाकिस्तान की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज है इन द वर्ल्ड, कि हल्का सा भी ललकारने की कोशिश करे हिंदुस्तान तो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की तरफ से आता है। मगर हमारे ऊपर तो हर वक्त एक जंग मुसल्लत है। हमें इनकी नीयत का पता है, इनकी नीयत में खोट है, और इस वक्त पाकिस्तान की सारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए
कि किस तरह कश्मीरी कौम की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाए, और जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान वहाँ पे कर रहा है, जो धमकियाँ पाकिस्तान को दी जा रही हैं, ये सारी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और ये कोई सिर्फ वेपन्स और गन्स की नहीं होनी है। अगर कोई भी जंग हुई तो इट विल बी अ न्यूक्लियर वॉर, और ये पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है विद इन आवर्स। अगर गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे ऐसा दिन कभी आए, मगर जिस तरह का इनको जंगी जुनून जो हावी हुआ हिंदुस्तान के ऊपर इस वक्त, और जो LOC पे जो हालत है, जो अंदर मकबूजा कश्मीर में जो दहशतगर्दी कर रहा है, तो इनसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इसको डेफिनेटली टेक अप करना पड़ेगा एट इमरजेंसी लेवल। UN के अंदर जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गए कि ये तो पूरी रीजन का अमन ये सैबोटाज करें, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक हमारे साथ ही। मुझे नहीं है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान ने तो अपना रोल प्ले कर दिया, मुज़ाकरात की दावत देकर, इनिशिएटिव लेकर। वज़ीर आज़म इमरान खान की जब तकरीब हलफ बरदारी हुई तो उन्होंने भारतीय क्रिकेटर्स को मदऊ भी किया, और अपनी पहली स्पीच में उन्होंने कहा था कि आप 1 कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के इस मुस्बत रवैये के बाद अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान को अब मुज़ाकरात अगर नहीं होते तो आगे कितनी देर तक मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे, और ख़ित्ते का जो अमन है वो कैसे ठीक होगा? पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए, इस पर भी मैं अपने माहिरीन की राय लूँगी एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है, लेकिन भारत में एक ऐसा तबका है जो अमन नहीं चाहता। पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले कर दिया मुज़ाकरात की दावत देकर, और आज भी DGISPR ने जो बात की, जो आज भी हमारे सियासतदान बात कर रहे हैं, वज़ीर इत्तलात ने भी जो बात की कि हम आज भी अमन की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन कायम हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो मुज़ाकरात हैं ये होने चाहिए, इसके बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। इसके बाद अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? ख्याल में 70 साल के बाद तो हमें कोई एक सबक हासिल कर लेना था ना, कि वो ये है कि आपको ये मामला हल नहीं हो सकता है, जंग से नहीं हो सकता है। मैं मान गया जंग तो बड़ा कॉस्टली होगा दोनों साइड्स के लिए, मगर बातचीत से भी हल नहीं हो सकता, इसलिए कि जो आदमी के पास कंट्रोल है, जैसे वो कहते हैं कि जो आप जंग के मैदान में जीते हैं, आप क्यों जाके कॉन्फ्रेंस टेबल पे वो किसी और के हवाले कर दें? ये नहीं हो सकता, ये होता ही नहीं है मेरा ख्याल में। यू कैन नॉट विन, और ये इसका सोल्यूशन नहीं है, मेरे जिंदगी में तो नहीं है। अब आप यू मच यंगर, इंशाल्लाह आपके मैं हो, मगर इस किस्म की एटीट्यूड के साथ शायद आपके जिंदगी में नहीं हो। सो इसके माने क्या कि आप बस रोने लग जाएं? इसके माने क्या कि आप कश्मीर को छोड़ दें? इसके माने क्या कि लड़ने बंद कर दें? नहीं, कभी नहीं। तो आप ऐसा एक्सेप्ट करें कि ये एक फर्ज है आपका, कश्मीरियों को हक के खुद इरादी देना आपका फर्ज है, बस, और लड़ते रहे। ये हाय 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 करके क्या फायदा भाई? आप तगड़े हो आपके। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हिंदुस्तान समझता है कि वो आपको इतना डिफेंस पे खर्चने के आपके पास पैसे नहीं होते हैं, जैसे अमेरिका ने सोवियत यूनियन को कहा कि हमने वी स्पेंट इट इनटू द ग्रेव, हमने उनको इतना खर्चा दिया कि वो खत्म, कोलैप्स हो गए। सोवियत यूनियन उसलिए नहीं कोलैप्स हुआ, वो और वजह थे जो कोलैप्स हुआ। हम जो हैं, हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में डेवलपमेंट शाजिया कैसे हो सकता है अगर हर वक्त वॉर स्केयर हो, न्यूक्लियर वॉर स्केयर हो, और हम अनाउंस कर दें कि भाई बंबई, दिल्ली, कलकत्ता ये सब टारगेट्स हैं और कभी भी जंग हो सकता है। कौन के इंडिया में इन्वेस्ट करेगा? क्यों करेगा? क्या उनके पास कोई एक ऐसी डिफेंस सिस्टम आ गई है? और अगर आ गई तो हमारे पास भी है। कहने की बात यह है कि ये अब देयर इज नो पॉइंट इन बैंगिंग आवर हेड्स एंड सेइंग हाय हाय हाय, बस ये है, ये एक सदमा है। दिस इज अ बर्डन, आपको यू हैव टू कैरी इट जब तक प्रिंसिपल फैसला ना हो। लेकिन जनरल साहब वो कहते हैं ना कि किसी के लिए हर टाइम इतने भी मुस्बत नहीं रहना चाहिए
कि अगला बंदा उसको आपकी कमज़ोरी समझकर उस आपके ऊपर हावी हो जाए। जो बात मैंने पहले की कि पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर चुका, अब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जी कर नहीं चुका, पाकिस्तान को अपना रोल प्ले मज़ीद करना है। देखिए, पहली बात तो ये मेरी राय है, गलत हो सकती है, कि जब तक कश्मीरियों पर जुल्म इस तरीके से ढाए जा रहे हैं जैसे कि अभी चल रहे हैं, पाकिस्तान को बातचीत करने से इनकार करना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की बुनियादी शर्त ये होनी चाहिए कि आप जुल्म सितम बंद करें, उसके बाद हम हर चीज के ऊपर बात करने को तैयार मतलब हैं। उसकी मौजूदगी में एजेंडा टॉक्स का जो एजेंडा है स्टार्टिंग का, वो कश्मीर होना चाहिए, कश्मीर ही होना चाहिए। और खासकर कश्मीर का जो पहला स्टेप है, वो कश्मीर में जो बर्बरियत है वो बंद होनी चाहिए। ये हम भी समझते हैं कि कश्मीर एक दिन में हल नहीं होगा, लेकिन मैं इतना मायूस नहीं हूं। मैं समझता हूं कि कश्मीर का मसला हल होगा। कश्मीरियों को जहां पर इतनी ज्यादा बर्बरियत हो रही है, ये जुल्म उनको अमरीकियों को नजर क्यों नहीं आता? ये तो खैर वो जो डबल फेस है और जो डबल टॉक है, इसको तो आप छोड़ दें। अमरीकी भी उसके ताक है और भी बहुत से लोग हैं। मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि अगर कश्मीरियों ने अपनी स्ट्रगल को इसी नहज पर जारी रखा, पाकिस्तान को ये काम एडिशनल करना पड़ेगा कि इसको बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ज़रा इफेक्टिवली उठाए। और अब आप देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतहों के ऊपर इसकी शनीद भी शुरू हो गई है। ह्यूमन राइट्स वाले देख रहे हैं, अमेरिका कितना खुश हुआ था जब पता चला कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की बातचीत होने वाली है। मेरा ख्याल ये मौका है कि पाकिस्तान को ये चीज़ अच्छी तरह सामने लेकर आनी चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के हमायत जारी रखनी चाहिए। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो स्ट्रगल कश्मीरी कर रहे हैं वो हमारे वादों की वजह से कर रहे हैं, वो हमारे बिरते पर कर रहे हैं। मैं उन पर हैरान होता हूं जो कहते हैं कि कश्मीर को बैक बर्नर पर डाल दें, कि वहां पे हमारी बहनें, हमारे भाई मुजाहिदीन सुबह शाम अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं आपके किए हुए वादे के ऊपर, और आप कहते हैं कि इसको बैक बर्नर पर डाल दें। हैरत अंगेज बात है जो लोग बात करते हैं। ये मैं मानता हूं कि कश्मीर का जो मसला है ये आराम से हल होगा, लेकिन जब तक ये स्ट्रगल जारी है, जब तक वहां पर ये जुल्म हो रहा है, उस वक्त तक पाकिस्तान को दो टोक अंदाज में कहना चाहिए कि हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। और आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा उनको तकलीफ हिंदुस्तान को इस लेवल की पहुंचेगी कि वो आपके घुटने पकड़कर कहेंगे कि हमसे बात करें। और ये वक्त हलाली साहब की जिंदगी में जल्द आए ये वक्त। और ये सब योर लास्ट कमेंट। नहीं, मैं तो खैर कह रहा हूँ कि एक बात तय है कि आपने एक बुरे पड़ोसी के साथ गुजारा करना है, और बुरे पड़ोसी के साथ आपको अपनी इज्जत और वकार के साथ गुजारा करना पड़ेगा। पाकिस्तान की अंदर से अब अमेरिकन इंटरेस्ट जो है अब जिसे कहते हैं क्लोज होने को वाले हैं। चाइना, रूस, प्लेयर्स बिल्कुल और आ रहे हैं। इन प्लेयर्स के आने के बाद हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे, और फिर उसके बाद इसलिए इंडिया का जो है ना इस वक्त चीखना चिल्लाना जो है वो बड़ा नॉर्मल लग रहा है, नज़र आ रहा है कि वजह क्या है। सही, ठीक है। और अब देखना ये है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी यूएन में इन तमाम मसाइल को जो भारतीय आर्मी चिंकियाँ दी हैं और जो मुज़ाकरात को मुअत्तल किया, इन इशूज़ को दुनिया के सामने किस तरह रखते हैं, कैसे इन मामलात को आलमी सतह पर उठाया जाता है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त हो गया। और ये साहब आप हमारे साथ थे, जनरल साहब और ज़फ़र हिलाली साहब। प्रोग्राम के लिए नाज़रीन आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।